So hey there guys and girls, this is Sashi और तुम्हारा स्वागत है उसोगी सीजन 2 एपिसोड 3 में। एंड ओवर थोड़ी से लेट आई है बिकॉज घर में बिजली की थोड़ी दिक्कत है, तो प्लीज मैनेज कर लो। अब जो लोग किंगडम पार्ट 3 मांग रहे थे उनके लिए लास्ट में एक मैसेज है, तो अगर आपको चाहिए कि मैं किंगडम मांग करके एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूं तो लास्ट वाला पार्ट देख के जाना। खैर इस पार्ट में हम फिर से 10 चैप्टर ही देखेंगे फ्रॉम चैप्टर 121 टू चैप्टर 130, जिसमें हम असली वाला लेबरिंथ गेम कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में आपको माइंड गेम्स भी मिलेंगे और खतरनाक फाइट्स भी, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस इतना कहूंगा कि अगर पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे प्रीवियस पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लो। और अब शुरू करते हैं चैप्टर 121 टू चैप्टर 125। और बाकू ने सही टूर चुन लिया था, इसलिए उसे 1 पॉइंट्स मिल गए थे और वो समझ आता है कि इस लेबरिंथ में कोई डेड एंड्स नहीं और बस एक ही पैदा जो उसे गोल तक ले जाएगा। अब वो बॉल युदाई से पूछता है कि क्या मैं उस रूम में वापस जा सकता हूँ जिस रूम से मैं अभी निकला था। युदाई कहता है हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें बस 5 मिनट मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आकरू का एक बंदा काफी शॉक था कि अगर उसोगी इतने आसानी से 4 डोर में से करेक्ट डोर कैसे चुन सकता है। बट युदाई कहता है कि उसोगी के पास 4 नहीं बल्कि बस 2 ही चॉइसेस थी, क्योंकि युदाई ने भले ही बाकू और अमाको को एक ही रूम से स्टार्ट करवाया था, लेकिन दोनों के लिए करेक्ट पाथ एकदम अलग थे। अब अगर किसी प्लेयर को रूम के बारे में पता चलेगा तो वो अपने साथी को भी बताएगा, ही कॉमन सी चीज है। बट क्या भरोसा कि जो बंदा तुम्हें बता रहा हो वो कोई एनिमी प्लेयर हो, तो उस केस में अगर उसकी कोई बात गलत हो जाए तो तुम सोचते हो कि अब सारे डिसीजंस तुम खुद से लोगे। और अगर तुम्हें ये भी पता चल जाए कि वो रूम एक कॉर्नर रूम है, तब तो तुम्हारे पास बस बचे ही 2 रास्ते। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारा एनिमी कोई डोर चुनता है और फेल होता है तो मतलब वो पैथ उसके लिए गलत है, बट तुम्हारे लिए वही पैथ करेक्ट पैथ होगा। और अगर एनिमी प्लेयर पास होता है तो मतलब दूसरा डोर तुम्हारे लिए करेक्ट डोर है। तो अमाको ने बस इसी स्ट्रेटजी का यूज किया है। अगर 4 वोल्स तो तुम्हारा सक्सेस रेट 25% होता है, बट इस केस में सक्सेस रेट 50% था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि युदाई का असली चेहरा क्या है, कि वो कैसे उसोगी को बस अपने लेबरिंथ में फंसाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है बाकू पर, जिसके पास डोर सिलेक्ट करने के लिए बस 1 मिनट बचा था और बाकू एक डोर सिलेक्ट करता है और पास हो जाता है। फिर एक और डोर चुनता है और वो भी करेक्ट पैथ होता है, लेकिन अगला डोर उसका गलत हो जाता है और उसका टर्न होता है खत्म। और करंटली उसके पास 3 पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं मार्को को, जो एकदम पागल हो गया है, बार वॉल्स को अपने बॉडी से हिट करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो वॉल्स नहीं टूटने वाले। काकरू भी उसे समझाते हैं कि उसको सही डोर चुन के ही आगे बढ़ना होगा, उसके लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। खैर फाइनली बाकू का 3rd टर्न आता है और बाकू ने अपना आखिरी टर्न 1 घंटा पहले खेला था। बाकू सोचता है कि अगर हर प्लेयर अपने पूरे 5 मिनट भी यूज करे तो 1 घंटा कैसे लग सकता है मेरा टर्न आने में। लगता है बाकी लोग भी काफी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी किसी एक के साथ मुलाकात होने वाली है। खैर अभी बाकू के पास 6 पॉइंट्स थे, मतलब उसने सेकंड टर्न में भी 3 डोर्स करेक्टली चूज किए होंगे। बाकू अपने 3rd टर्न के पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है और उसके पास अभी भी 6 पॉइंट्स ही हैं। और ये देख के युदाई काफी खुश हो रहा था और बाकू बहुत कंफ्यूज था बिकॉज उसकी सारी कैलकुलेशंस अभी जस्ट फेल हो गई थी। अब युदाई ने इस लेबरिंथ को सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं बनाया और उसने हर प्लेयर के लिए एक ऐसा ट्रैप लगाया कि सब लोग एक अननोन रूट से होते हुए एक मिस्टीरियस रूम में आ जाए। मतलब वो सिर्फ उसोगी नहीं बल्कि सारे प्लेयर्स को ही फंसाना चाहता है। और हम देखते हैं एक के बाद एक सभी प्लेयर्स फेल हो रहे थे, लेकिन सडनली काकरू जो इस गेम को मॉनिटर कर रही थी वो शॉक हो जाती है, क्योंकि अमाको कुछ तो कर रहा है और वो क्या कर रहा है वो आगे पता चलेगा। अब अचानक इस जगह पे कोई बंदा आ जाता है और कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा ये तुम हो क्या? कादोकुरा युदाई। अब ये बंदा कौन है? वेल ये काकरू रेफरी है जिसका नाम है नानपो क्योजी। एंड ये बंदा युदाई का ओल्ड फ्रेंड है, या फिर राइवल कहना ज्यादा सही होगा। अब युदाई नानपो से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए बिकॉज वो काकरू गेम के बीच में उसे डिस्टर्ब कर रहा है जो इलीगल है। युदाई कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तो अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम इस रूम में एक और कदम भी रखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नानपो कहता है क्या क्या करोगे? सॉरी लेकिन मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मेरे बंधु ने फोन करके मुझे बुलाया था। ठीक है फिर मैं मिलता हूँ बाद में। और वो जाने लगता है। युदाई सोचता है मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। युदाई अपने मन में एक जल्दी से एक डिसीजन बना लेता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं करता बिकॉज अभी वो एक गेम को विटनेस कर रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि युदाई का ध्यान जाता है स्क्रीन के ऊपर। युदाई कहता है आखिर उसने कैसे? और हम देखते हैं उसुकी के सामने मिनोवा सेइची आ जाता है और फिर हमें एक कहानी सुनाई जाती है जो एक ईगल सुना रहा था। यस ईगल, मतलब जो उसने देखा था वो वही बताएगा। वो कहता है इस बात को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैं एक टाउन में रहता था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जिंदगी जीने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। उस टाउन में पहले तो सब ठीक था, लेकिन फिर वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन आके कब्जा कर लेती है जो ड्रग ट्रैफिकिंग या स्विंडलिंग जैसे काम करना शुरू कर देती है। ये लोग वहाँ के लोगों से प्रोटेक्शन फी भी चार्ज करते हैं। वहाँ पे एक क्लैन था ओबाना क्लैन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपोज करने का ट्राई कर रहा था और ये ऑर्गेनाइजेशन उस क्लैन पर सीधा अटैक नहीं करता है बिकॉज उस क्लैन के हेड को छोड़ के सारे मेंबर्स बेकार थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बस क्लैन के हेड कानेजो को कन्विंस करना था और अगर वो भी नहीं माने तो फिर ये लोग उसको जान से ही मार देंगे। लोगों ने इस टाउन को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था और इनका लीडर था कादोकुरा युदाई। लेकिन फिर वहाँ एक और ग्रुप आ जाती है जिसका काम करने का तरीका, पॉलिसीज और गोल्स एकदम पहले वाले ग्रुप के ही तरह थे। एंड इस वाले ग्रुप का लीडर था नानपो क्योजी। और अब दोनों ग्रुप सोचते हैं कि हमारा गोल तो एक ही है, तो क्यों ना आपस में दोस्ती कर ली जाए, और दोनों ने हाथ मिला लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। उनकी लड़ाई भी ऐसी होती है जिसको देख के मेरा दिल कांप गया था और आज भी दहल जाता है। पता नहीं है वो दोनों कहाँ है और क्या कर रहे हैं। फिर हम वापस आते हैं गेम पर जहाँ E5 में उसोगी और मिनोवा आमने सामने थे। मिनोवा कहता है यहाँ पे कोई चालाक सुअर नहीं बल्कि खूंखार भेड़िया जीतेगा। एंड युदाई सोच रहा था कि आखिर नानपो का एम क्या है। खैर काकरू
बाकू और मिनोवा दोनों को कहती है कि तुम लोग अपने कितने पॉइंट्स यूज करने वाले हो ये डिसाइड कर लो, इसके लिए तुम्हें 1 ही मिनट मिलेगा, तो सोचना शुरू कर दो। मिनोवा कहता है 10 सेकंड्स, बस 10 सेकंड्स में मैं तुम्हारे हाथों और पैरों को अलग अलग तरह से कुचल दूंगा। भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे बस 1 सेकंड लगेगा तुम्हें पकड़ने में। ऐसे ही काफी ज्यादा बबक करता है। इधर युदाई पूछता है कि डाटा आया कि नहीं, एंड उसका एक बंदा कहता है नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन चिंता मत करिए, वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है हम उसे नहीं करने देंगे। ये लोग नानपो की बात कर रहे हैं। युदाई पूछता है सब अपने सही पोजीशन में तो हो ना, क्योंकि अगर कोई प्लेयर रूल्स तोड़ता है तो हमें तुरंत लेबरेट में घुस के उसे रोकना होगा। बंदा कहता है कि चेक करो मिनोवा के पास कितने पॉइंट्स है। हम देखते हैं उसके पास 15 पॉइंट्स है और बाकू के पास भी 15 पॉइंट्स है। अब ये देखना है कि कौन कितने पॉइंट्स यूज करता है। एक दूसरा बंदा कहता है कि अगर उसोगी जीता तो मिनोवा नहीं मरेगा, लेकिन अगर मिनोवा जीता तो उसोगी मर जाएगा। इस गेम में उसोगी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे हर एक बैटल जीतना होगा। अब यहाँ जिसने ज्यादा पॉइंट्स यूज किए होंगे उसे 30 सेकंड्स दिए जाएंगे ओपोनेंट पर अटैक करने के लिए। अब उसोगी ने ज्यादा पॉइंट्स यूज किया तो उसको 30 सेकंड्स मिलेंगे। उसके 30 सेकंड्स अब शुरू होते हैं। बाकू मिनोवा पर अटैक करता है, बट एज एक्सपेक्टेड वो मिनोवा को छू भी नहीं पा रहा था। मिनोवा उसका मजाक बनाने लगता है और बोलता है कि भाई तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। बाकू काकरू से कहता है कि मुझे उसकी एमपी बताओ। काकरू कहती है हम तुम्हें किसी प्लेयर की एमपी नहीं बता सकते। बाकू कहता है नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उसने अभी तक कितने एमपीज यूज किए हैं, ना कि ये कि मतलब उसके पास कितने एमपी हैं। काकरू कहते हैं हम तुम्हें वो भी नहीं बता सकते। बाकू कहता है लेकिन ये तो रूल्स में लिखा ही नहीं है और वैसे भी इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो बता दो। मिनोवा कहता है अबे यार क्या कर रहा है। ठीक है उन्होंने ये नहीं लिखा था रूल्स में, लेकिन ये तो ऑब्वियस चीज है कि यूज एमपी रिवील नहीं होती है। वैसे तुम अपना 30 सेकंड बर्बाद कर रहे हो। और फिर काकरू कहती है बाकू के 30 सेकंड खत्म हुए। मिनोवा कहता है ठीक है फिर जाओ और जाके एम पॉइंट्स अर्न करो, और जब अगली बार मिलेंगे मैं अपने सारे पॉइंट्स यूज करूंगा और फिर मैंने जो तुम्हें अपनी बातों से डराया है उसे मैं सच्चाई में बता दूंगा। युदाई बताता है कि मिनोवा का पहला प्लान ये नहीं था कि वो उसकी को मारे, बल्कि ये था कि वो उसे थोड़ा डराए, इसलिए उसने बस एक पॉइंट यूज किया है ताकि बाकू अपने सारे पॉइंट्स यूज करके बर्बाद कर ले। क्योंकि उसोगी तो ऑफ कोर्स सारे पॉइंट्स यूज करेगा क्योंकि उसे तो वो गेम जीतना ही है। हम देखते हैं मिनोवा जाने लगता है और उसोगी भी जाते जाते अपना चॉकलेट का रैपर स्टाइल में फाड़ता है अपने मुंह से। युदाई कहता है उसोगी का दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने भी बस 2 पॉइंट्स यूज किए थे ताकि उसके पॉइंट्स भी बर्बाद ना हो और वो गेम भी जीत जाए। उसने मिनोवा के थॉट प्रोसेस को ही रीड कर लिया, मतलब उसे पता था कि मिनोवा बस एक ही पॉइंट यूज करने वाला है। Damn, that's why we call him the greatest gambler। युदाई कहता है जैसा मैंने सोचा था वो एक मॉन्स्टर है। बाकू के पास 13 पॉइंट्स बचे थे, लेकिन वो फिर से करेक्ट डोर चुनता है और अब उसके पास 14 पॉइंट्स हो गए थे। बाकू कंफर्म करता है कि इस लेबिरिंथ का बस एक ही करेक्ट पैथ है। एनालाइज करता है कि ये लेबिरिंथ ऐसा है जिसके एक रूम में तुम एक से ज्यादा बार एंट्री ले सकते हो, और अब बाकू को धीरे धीरे इस लेबिरिंथ का राज पता चल रहा था। फिर काकरू बताती है कि अमाकू के पास बस 4 एम पॉइंट्स है। फिर हम देखते हैं A6 रूम में जहाँ मार्को सुसु कर रहा था। एक लो IQ पर्सन से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। खैर इस रूम में एंट्री होती है मिनोवा की और मिनोवा आते ही कहता है आखिर हम मिल ही गए। काकरू कहते हैं कि जब तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम कितने पॉइंट्स यूज करोगे तो हमें बता देना। मिनोवा कहता है मार्को यार हम दोनों को लड़ने में मजा आता है तो ये पॉइंट का चक्कर छोड़ते हैं, दोनों एक एमपी यूज करते हैं जिससे मैच टाई हो जाए और हम आपस में लड़ सके आराम से। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो करना है करो। मार्को के पास 21 एमपी थे, वो सोचता है मुझे उसके ज्यादा से ज्यादा एमपी बर्बाद करवाने होंगे। मार्को कहता है हम 1 एमपी नहीं बल्कि 10 एमपी यूज करेंगे। फिर दोनों एमपी यूज करते हैं और रिवील होता है कि मिनोवा ने ये गेम जीत लिया है क्योंकि उसने 11 एमपी यूज किया था। साला चीटर। मतलब मिनोवा को 30 सेकंड मिलेंगे मार्को को मारने के लिए और मार्को फाइट बैक नहीं कर सकता। मिनोवा अटैक करता है और मार्को इसको डॉज नहीं कर पाता और मार्को कहता है तुमने झूठ बोला। मिनोवा मार्को को गंदी तरह से पीटने लगता है। मिनोवा कहता है तुमने ही तो कहा था ना 11 एमपी यूज करने के लिए, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना। एंड फिर मिनोवा मार मार के मार्को का ट्रांसीवर भी तोड़ देता है। उसके बाद मिनोवा का 30 सेकंड ओवर होता है और तुम हाथ देख सकते हो मिनोवा का। वो कहता है कि अगर मार्को मर गया तो उसके पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे, है ना। और हम देखते हैं मार्को को जो अभी अधमरी हालत में था भाई। काकरू कहती है हाँ अगर मार्को मर जाता है तो उसके बचे हुए 11 पॉइंट्स मिनोवा को मिल जाएंगे। मिनोवा के पास 6 एमपी बचे थे। हम देखते हैं सारे प्लेयर्स अपने अपने प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। फिर टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं मार्को फिर से खड़ा हो जाता है और मिनोवा से कहता है मैं अपने सारे एमपीज यूज करना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो लड़ो वरना सरेंडर कर दो। रुक जाओ, देखो अगर तुम चैनल पर न्यू और ऐसी मांगास देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो, और अगर तुम चाहते हो कि ये मांगा कंटिन्यू हो तो लाइक तो बनता है बॉस। 50 लाइक्स का एम है करवा देना। शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी इस मास्टरपीस के बारे में जान सके। एंड सबसे जरूरी चीज मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, वहाँ पे 100 मेंबर्स होने वाले तो तुम भी फर्स्ट 100 में से एक बनो। सर्वर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 126 टू चैप्टर 130। हम देखते हैं भाई मार्को एकदम रेज मोड में आ जाता है, कपड़े वगैरह फाड़ देता है अपने। खैर काकरू मिनोवा से पूछती है कि वो अपने कितने एमपी यूज करेगा, क्योंकि मार्को ने तो बता दिया कि वो 11 एमपी यूज करेगा। अब मिनोवा के पास भी 11 एमपी थे, पर कैसे इसके पास तो 6 एमपी थे ना, बताऊंगा आगे। फिर हम देखते हैं बाकू को जो F3 में था वो नीचे पाइप में देखता है और अपना फोन निकाल लेता है वहाँ से। तो ये वही रूम है जहाँ सबसे पहले बाकू ने काजी का मैसेज देखा था। तब बाकू ने सीक्रेटली अपना फोन वही पाइप में छिपा दिया था। युदाई इस चीज पे कहता है कि बाकू क्लियरली कोई रूल नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि बाकू उस फोन से
बस काजी से कांटेक्ट कर रहा था, जिस चीज का इस गेम से कोई लेना देना नहीं है। हमाको बस एक जगह खड़ा था, गेम को एनालाइज कर रहा था। वो ये समझ रहा था कि उसकी जब भी किसी रूम में जाता है तो वो समझ जाता है कि वो कौन सा रूम है। अब वो बताता है कि मिनोवा के पास 11 MP कैसे आए। एक्चुअली मिनोवा जब मार्को को हरा के आगे बढ़ा तब मार्को उठ चुका था। उसने लेबिरिंथ को समझा नहीं था, बस जहाँ जहाँ मिनोवा जा रहा था वो उसको चेस कर रहा था। एक तरह से काफी रिस्की मूव था और इस तरह से वो दोनों फिर से C5 पे मिल गए। अब क्योंकि मिनोवा ने इस बीच 5 सही डोर चुने इसलिए उसे 5 MP मिले। अब तुम सोच रहे हो कि मार्को ने जो डोर ओपन किए वो तो गलत थे, तभी तो उसे पॉइंट नहीं मिले। अरे तभी तो उसके पास अभी तक बस 11 पॉइंट ही है, तो वो गलत डोर चुन के आगे कैसे बढ़ पाया। एक्चुअली मिनोवा जब आगे बढ़ रहा था तो वो उस रूट से जा रहा था जिस रूट को मार्को पहले ट्रैवल कर चुका है, तो इसका मतलब मार्को भी उसी पैथ पे चला होगा, है ना। एंड क्योंकि वो पीछे जा रहा था तो उसके मूव्स खत्म नहीं हुए, लेकिन हाँ कोई फायदा भी नहीं हुआ। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दो, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर हम आते हैं C5 में, मार्को वर्सेस मिनोवा राउंड 2, जहाँ काकरो ने सिक्योरिटी भेज दी थी क्योंकि इन केस अगर कोई रूल तोड़ने लगे तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये फाइट 30 सेकंड्स तक चलने वाली है। फाइट शुरू होती है, मिनोवा सोचता है मैंने इसे पहले ही बहुत घाव दे दिया है, अब बस कुछ ही देर में मैं इसे मार भी दूंगा। दोनों ही एक दूसरे के पंचेस डॉज करते हैं एंड इस पैनल में तुम देख सकते हो मार्को पूरा पागल हो चुका है। फिर सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्यारा, काजी और कार्ल को जो याकू के अपार्टमेंट में बैठे थे, मस्त चाय वाय पी रहे थे। याकू कहता है तो काजी को कुछ पुलिस ग्रुप्स ढूंढ रही है एंड जब तक बाकू मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट पे अपना गेम कंप्लीट नहीं करता तब तक काजी उससे बच रहा है ना। क्यारा कहता है फिर से बाकू पे निर्भर है, अबे खुद कुछ नहीं कर सकता क्या। देखा जाए तो उसकी भले ही खतरे में हो पर वो फिर भी जीत सकता है क्योंकि उसके पास मार्को है और एक बार वो जीत गया तो तेरी भी मदद कर ही देगा। तो याकू कहता है क्यारा ये तब हुआ था जब तुमने काकरू को छोड़ दिया था। एक बंदा नोवामी से मिला था और नोवामी ने उसे सुपर ह्यूमन का टैग दे दिया था। ये तब हुआ था जब दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में काकरू गैम्बल कर रही थी। इसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन चाइना की थी। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो दोनों अपने एक मेंबर को भेजेंगे लड़ने के लिए एंड फिर ये चाइनीज ग्रुप अपने एक मेंबर को भेजते हैं जिसका नाम है बाई लोंग। एंड तुम जानते हो ये वही है जो क्रिसली के साथ मिलकर आइडिया से लड़ रहा था। खैर बाई लोंग जब मैदान में कदम रखता है तब आसपास की हवा जम जाती है, लेकिन जब सबको पता चला कि यह हवा लोंग की वजह से नहीं बल्कि उसके ओपोनेंट की वजह से ठंडी हुई थी। नोवामी को पता था कि लोंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बंदा ये एक अलग ही लेवल पर था और ये बंदा लोंग को आराम से हरा सकता था। नोवामी ने उस पर बहुत इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बताया कि इस बंदे के जीन्स में ऐसे प्रोटीन है जो कभी एंशिएंट क्रीचर्स में पाए जाते थे। इस प्रोटीन का नाम है DGF-8 मायोस्टैटिन। अक्सर डीप में मत जाओ, बस इतना जान लो कि अगर ये प्रोटीन किसी में है और ट्रेनिंग करके अगर कोई इसके प्रोडक्शन को कम कर देता है तो उसका बॉडी मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो बंदा किसी नॉर्मल पर्सन के सामने खड़ा रहेगा तो उन दोनों की हाइट एक जैसी रहेगी, लेकिन मायोस्टैटिन वाला बंदा उससे एटलीस्ट 100 किलो ज्यादा भारी होगा। मतलब तुम्हारे मसल्स का साइज तो नहीं बढ़ेगा लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे पर्सन को सुपर ह्यूमन का टैग देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि आखिर वो बंदा है कौन, और कोई नहीं वो है मिनोवा सेइची। फिर क्यारा कहता है अगर ऐसा है तो फिर उस लेबिरिंथ में अभी अबैंडन बिल्डिंग का डेविल और एक सुपर ह्यूमन के बीच लड़ाई चल रही होगी। हम देखते हैं मार्को और मिनोवा की फाइट खत्म होने में अभी 25 सेकंड बचे थे एंड फाइट भी बहुत ब्रूटल चल रही थी। मार्को अपना दीवार पे चढ़ने वाला अटैक यूज करता है मिनोवा के ऊपर। मिनोवा इसको डॉज कर लेता है और मार्को के चेस्ट पर एक किक मारता है और मार्को दूर जाके गिरता है। मिनोवा कहता है इसमें ताकत बहुत है लेकिन मेरे आगे बच्चा है, कुछ देर में ये मर जाएगा। जुदाई कहता है अगर तुम बचे हुए टाइम में भी मर गए तो तुम्हारे पास जो है तुम सब खो दोगे, कम से कम टाइम खत्म होने तक जिंदा रहो। मार्को अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। एंड दिस पैनल उफ। इधर क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सुपर ह्यूमन है या फिर नहीं, सिर्फ बॉडी से फाइट्स नहीं जीती जाती। वैसे भी मैं तब से नोवामी की बातों पर भरोसा नहीं करता जब से उसने मुझे खोजा था। याकू तुम क्या कहते हो, अगर मार्को और वो बंदा लड़े तो कौन जीतेगा? याकू कहता है देखो मार्को थोड़ा डिसएडवांटेज में है। अगर बात करें मिनोवा की जिसने बाई लोंग जैसे फाइटर को इजीली टेक डाउन कर दिया था, मुझे डर है कि मार्को नहीं जीतेगा। और हम देखते हैं मिनोवा मार्को को गंदी तरह से पीट रहा होता है। मिनोवा कहता है मार्को तुमने मेरे सारे MP बर्बाद करवा दिए लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं जाऊंगा पाकू के पीछे और फिर उसे भी मार दूंगा और फिर ये गेम खत्म हो जाएगा। मिनोवा को देख के मानो ऐसा लग रहा था कि दूसरों को जान से मारना उसके लिए डेली लाइफ का एक हिस्सा है। जाने आज तक उसने कितने लोगों को जान से मारा और अब मिनोवा मार्को का गला दबाने लगता है और हम देखते हैं बस 10 सेकंड्स बचे थे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्को जल्दी मारा जाएगा। मार्को कहता है मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत गंदे काम किए हैं, तो मैं मरना डिजर्व करता हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं जीत पाऊंगा और अगर ऐसा ही हुआ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मरूं मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। मिनोवा कहता है क्या तुम मार्को ही हो ना? क्या ये चेहरा तुम्हारा है या फिर ये चेहरा उसका है जो तुम्हारे अंदर है? इधर याकू कहने से कहता है तुम्हें पता है ना मार्को के पास एक दूसरी पर्सनैलिटी है रोदेमू। मुझे जानना था कि हम ऐसा क्या करें जो उसका रोदेमू वाला वर्जन एक्टिवेट हो जाए। तो मुझे तो लगता है कि वो एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें रोदेमू को कंट्रोल किया जा सके। कुछ सिचुएशंस में अगर रोदेमू आ जाए तो उसकी के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पर ये बात भी सही है कि मार्को ऐसे तो मिनोवा को नहीं हरा पाएगा। क्यारा टेबल पर रखी चाय उठाता है और उसको एक ही बार में गटक जाता है और कहता है कि आप बकवास चाय थी। खैर मैं रोदेमू को जानता हूँ, अबैंडन बिल्डिंग के बारे में भी मेरे उससे एक बार लड़ाई भी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं फूजी फॉरेस्ट में जिसने मुझे हराया था वो रोदेमू नहीं था बल्कि वो जीत तो मार्को के नाम थी। फिर हम मार्को वर्सेस मिनोवा पर वापस आते हैं जहाँ मार्को ने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। यस अब मजा आएगा और बचे हैं बस 3 सेकंड्स। मिनोवा पंच मारता है बट मार्को डॉज करता है, वो एक और पंच मारता है और मार्को फिर से डॉज करता है। फिर ऐसे ही कुछ अटैक्स डॉज करने के बाद मार्को अपने आप को वॉल्स के सारे पुश करता है और फिर मिनोवा पर एक जोरदार स्लैम मारता है जिससे मिनोवा का थोड़ा खून वगैरह निकलता है। फिर हम देखते हैं इस पूरे लेबिरिंथ का लाइव मैप जहाँ तुम देख सकते हो उसोगी के पास अभी 16 MP थे और आमाको का तो भाई कुछ पता नहीं है, वो तो अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। उसके बाद हम देखते हैं मार्को वर्सेस मिनोवा का फाइट खत्म हो जाता है और काकरी के कुछ लोग जल्दी से C5 में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं मिनोवा नीचे पड़ा हुआ है बेहोश होकर लेकिन जिंदा तो है। अब मार्को
तो होश में था, उसने एक सही डोर चुना और आगे बढ़ा, इसलिए उसे अब 5 मिनट दिए जाएंगे फिर से। खैर काकरोच जिस डाटा का इंतजार कर रही थी वो फाइनली आती है एंड ये डाटा इसी बिल्डिंग से रिलेटेड है। बेसिकली इस रियल लाइफ लेबिरिंथ का ब्लूप्रिंट कह सकते हो। हम देखते हैं बाकू को जो कहता है, मैं यूदाई के लेबिरिंथ का डिजाइन समझ चुका हूँ। इस लेबिरिंथ गेम का फाउंडेशन है ब्लैक। अब ये ब्लैक क्या है? ब्लैक एक तरह का 2 प्लेयर गेम है और इसमें भी पेपर पर बॉक्सेस ड्रॉ किए जाते हैं। इस गेम में प्लेयर को टॉप लेफ्ट बॉक्स से शुरू करना होता है और बॉटम राइट बॉक्स तक पहुंचना होता है। बाकू ने इस पूरे गेम को एक्सप्लेन किया लेकिन मैं नहीं करने वाला क्योंकि इस गेम का कोई मेजर रोल नहीं है इस पूरे आर्क में। तो अब सीधा समझते हैं कि बाकू को पता कैसे चला कि इस लेबिरिंथ का आइडिया ब्लैक से लिया गया है। तो उसे जब काजी का मैसेज आया था तब काजी ने एक फ्रेज यूज किया, स्टेप्ड ऑफ, जिससे बाकू को एक आइडिया मिला। पर कैसे? देखो ब्लैक गेम का स्टार्टिंग पॉइंट पे एक क्रॉस बना होता है। बाकू कहता है बाकी के लेबिरिंथ में बस ये 2 तरह के ही रूट्स होते हैं, इसलिए मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट A6 चुना था ताकि उस पॉइंट से बाकी रूट्स ट्रैवल करना इजी पड़े। चाहे तुम किसी भी पैथ से ट्रैवल करो तुम्हें 43 डोर्स ओपन करने पड़ेंगे, मतलब मैक्सिमम कोई भी 43 MP अर्न कर सकता है। अब क्योंकि मैंने A6 से स्टार्ट किया था मेरे लिए पॉसिबल गोल्स है A1, A3, A5, B6, D6 और F6 और अभी मैं हूँ F3 पे। तो यहाँ से मैं A1 और A5 कहीं भी जा सकता हूँ क्योंकि यही दोनों मेरे लिए शॉर्टेस्ट पैथ्स होंगे। तो 50% चांसेस है कि मैं अगले राउंड में ही अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। फिर हम देखते हैं बाकू का टर्न आता है, बाकू E3 में जाता है। काकरू कहती है एक बार C3 में देखो वो रूम पूरा भीगा हुआ है, क्या वहाँ पे एक बार बाढ़ आई थी? खैर अब बाकू फिर से आगे बढ़ता है और वो जैसे ही दरवाजा खुलता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद वो कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। यहीं पे आज का पार्ट खत्म होता है। तो ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हो। अगला पार्ट मैं ट्राई करूंगा जल्दी लाने का। अब अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो और चाहते हो कि मैं किंगडम कंटिन्यू करूं तो एक कमेंट कर देना किंगडम चाहिए ऐसा करके। अगर थोड़े बहुत भी कमेंट्स आए तो अगला वीडियो किंगडम पे ही डालेगा। तो बस यही कहना था, उम्मीद है कि तुम लोगों को खुशी हो गई होगी ये सुन के किंगडम वालों को मैं बोल रहा हूँ। सो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जो शायद किंगडम पे हो। टिल देन पीस आउट। दिलाऊं तुझे याद दिलासा, जहाँ मैं पला बड़ा वो ना खास इलाका। अब हुआ थोड़ा बड़ा तो मुझे भी पता चला, मुझे दिखे